Good afternoon, students. Today's topic is bioavailability. Bioavailability क्या है? That is the rate. कैसे डिफाइन करेंगे bioavailability को? Bioavailability may be defined as rate and extent of an administered dose of drug. Rate and extent of an administered dose of drug that reaches the systemic circulation, that reaches the systemic circulation, जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचता है इन अनचेंज्ड फॉर्म, इन अनचेंज्ड फॉर्म। कोई भी ड्रग की डोज जो जितना सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, इट इज ए मेजर फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी। It is a major pharmacokinetic property. क्या है ये? फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर आईवी से कोई ड्रग दिया जाए देन बायोअवेलेबिलिटी क्या रहती है? 100%। क्या रहती है कि वो पूरे का पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचेगा अनचेंज्ड फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है? उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% है। ठीक है, जो बायोअवेलेबिलिटी है किसी भी ड्रग की वो इसके डोजेस फॉर्म पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स पे, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स पे, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग इस पे डिपेंड करती है। एंड डोजेस फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, और किस पे डिपेंड करती है? डोजेस फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, जो डोज ड्रग पेशेंट को दी जाए उसको क्या बोलेंगे? दैट इज एडमिनिस्टर्ड डोज। कौन सी डोज है कि जो एडमिनिस्टर की गई है, जो पेशेंट की डोज पेशेंट को अवेलेबल हो, दैट इज कॉल्ड एज बायोअवेलेबल डोज। ठीक है, पैरेंट्रल के सबसे ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी होती है, देन ओरल, देन रेक्टल, देन टॉपिकल। टॉपिकल की सबसे कम बायोअवेलेबिलिटी होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी डेवलपमेंट स्टेजेस पे सूटेबल डोजेस फॉर्म। कोई भी हमने नई ड्रग एंटिटी बनानी है, उसकी सूटेबल डोजेस फॉर्म बनाने के लिए बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़ करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी का पता लगता है कि एक्सिपिएंट की वजह से कितनी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी घट रही है कि बढ़ रही है। उसकी वजह से भी जो ड्रग प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जो एग्जिस्टिंग ड्रग हैं उनकी नई फॉर्मुलेशन बनाने के लिए भी बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़ करनी होती हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। टाइप्स ऑफ बायोअवेलेबिलिटी में आएगा अब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी एंड रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। अब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी and relative bioavailability.
दो टाइप की होती हैं ये। जो एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी है किसी भी गिवन ड्रग की, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डोज एब्जॉर्ब्ड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। कितनी परसेंटेज अनचेंज्ड फॉर्म में मतलब एब्जॉर्ब हुई है, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है टोटल अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, और उसके बाद एक नॉन डोज दी जाए, उससे कंपेयर करके एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा डाटा से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एब्सोल्यूट ये जो है एक कर्व है, ये कर्व क्या देता है, दैट इज aqueous solution by intravenous bolus injection, aqueous solution by intravenous bolus injection, concentration of drug in plasma, concentration of drug in plasma, time following administration, time following administration of a single dose, single dose। ये रहेगा एक्वस सॉल्यूशन बाय पैरेंटरल रूट। क्या है ये, एक्वस सॉल्यूशन बाय पैरेंटरल रूट, पैरेंटल रूट से जो एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है। तो जो इक्विवेलेंट डोजेज हैं तो उसको कैसे पता करेगा कि एक तो हमने ओरल रूट से दिया गया, एक दिया गया किससे, इंट्रावेनस रूट से, प्री ओरल रूट से, दैट इज नॉट पैरेंटरल, दैट इज प्री ओरल रूट। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट डोज हैं वो कैसे, एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी क्या आएगी उसकी, एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी जो एरिया अंडर द कर्व इससे, ये क्या है, वाया एब्जॉर्प्शन साइट और वाया आईवी साइट। ठीक है, तो अगर डिफरेंट डोज दे दी जाए तो जो डोज साइज है वो कैसे कैलकुलेट होगा, एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी दैट इज एरिया अंडर कर्व टी ABS divided by DABS AUC T IV DIV। ठीक है, जो ये है साइज ऑफ सिंगल डोज, दैट इज साइज ऑफ सिंगल डोज, सिंगल डोज वाया एब्जॉर्प्शन साइट, दैट इज साइज ऑफ सिंगल डोज वाया आईवी। ठीक है, उसके बाद आती है रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। जो रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी है ये उन ड्रग की हम देखते हैं जो कि आईवी से नहीं दिए जा सकते, जो आईवी इंजेक्शन से नहीं दिए जा सकते, वो किसी अदर रूट से जो दिए जाएं उनका हम क्या मेजर करते हैं, दैट इज़ रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। उनकी रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी हम मेजर करते हैं। ठीक है, और उसको पता कैसे कर सकते हैं, कंपेयर करते हैं एक ड्रग का टेस्ट देके और उसके बाद सेम ड्रग का हम स्टैंडर्ड लेंगे। ठीक है, जो रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी को कैसे स्टडी करेंगे,
एरिया अंडर द कर्व दैट इज टेस्ट एंड एरिया अंडर द कर्व फॉर स्टैंडर्ड। किसके लिए? स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, तो जो ये एरिया अंडर द टेस्ट और जो स्टैंडर्ड है ये क्या रहेगा? टोटल एरिया अंडर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व। मतलब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल ड्रग आएगा अंडर प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व। फिर क्या है, अगर सिंगल डोज का देखें तो AUCT ABS डिवाइडेड बाय D टेस्ट, सेम AUCT IV स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय D स्टैंडर्ड। ठीक है, साइज हैं ये सिंगल डोज के और रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी XU अपॉन XU दैट इज फॉर टेस्ट एंड दैट इज फॉर स्टैंडर्ड। ये किसके लिए रहेगा? स्टैंडर्ड के लिए रहेगा। ये टोटल क्यूमुलेटिव अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी कि बायोअवेलेबिलिटी को कैसे मेजर किया जाए। नेक्स्ट क्या है? मेजरमेंट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। नेक्स्ट वन क्या है? मेजरमेंट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। उसमें डिफरेंट मेथड हैं। फर्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक मेथड। फर्स्ट क्या है? फार्माकोकाइनेटिक मेथड। जो फार्माकोकाइनेटिक मेथड है ये इनडायरेक्ट मेथड हैं। ये अजम्पशन पे बेस होते हैं। जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज हैं ड्रग की उनके अजम्पशन पे ये बेस होते हैं, उसकी थेरेपेटिक एक्शन पे। तो दो हैं ये प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज, इसके दो मेथड हैं फर्दर। प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज। यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज। फिर आता है फार्माकोडायनेमिक मेथड। जो ये कंप्लीमेंट्री टू द फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स। फार्माकोकाइनेटिक मेथड के ये कंप्लीमेंट्री होते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ ड्रग इफेक्ट। क्या मेजर होती है इसमें? मेजरमेंट ऑफ ड्रग इफेक्ट थ्रू ए पैथोलॉजिकल प्रोसेस। इफेक्ट थ्रू ए पैथोलॉजिकल प्रोसेस। पैथोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ऐसा होता है। दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दो मेथड हैं। एक है एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मेथड। इसके फर्दर दो मेथड हैं। एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्या है? थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। ठीक है, जो प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज हैं फिर हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज।
प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज़। जो प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज़ हैं, ये एक एजम्पशन का मेथड है कि जब दो डोजेस फॉर्म जो कि सुपर इम्पोजेबल प्लाज्मा लेवल टाइम प्रोफाइल देती हैं तो वो आइडेंटिकल थेरापेटिक एक्टिविटी दिखाती हैं। ये अज्यूम किया गया है कि जो दो डोजेस फॉर्म हैं जो कि एक जैसा रिस्पॉन्स देती हैं, जो कि सुपर इम्पोजेबल हैं, वो क्या है कि एक जैसा थेरेपेटिक एक्टिविटी एक जैसी देगी। सिंगल डोज में क्या है कि सीरियल ब्लड सैंपल्स आर कलेक्टेड, सीरियल 2-3 ब्लड सैंपल्स आर कलेक्टेड। सीरियल डोजेज में ऐसा है कि 2 से 3 ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, ठीक है। किसके लिए? बायोलॉजिकल हाफ लाइफ देखने के लिए, फॉर बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। उनकी 2 से 3 सैंपल की क्या है, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ देखने के लिए ऐसा किया गया है। जो ड्रग कंसंट्रेशन है उसको एनालाइज किया गया और उसको प्लॉट कर दिया गया। जो ड्रग कंसंट्रेशन है उसको एनालाइज किया गया, 5 मिनट में देखी गई, इंट्रावेनस रूट से देखी गई और हर 15 मिनट में सैंपल लिया गया और उसको प्लॉट कर दिया गया, ठीक है। 3 पैरामीटर होते हैं प्लाज्मा लेवल स्टडीज टाइम के, दैट इज सी मैक्स। सी मैक्स का मतलब क्या है कि पीक है, दैट इज ए पीक वेयर द ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा इज मैक्सिमम, वेयर द ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा इज मैक्सिमम। जहाँ पे ड्रग कंसंट्रेशन, इसको हम पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, पीक हाइट कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं और मैक्सिमम ड्रग कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। ये किससे डिनोट की जाती है, दैट इज सी मैक्स से, और एक्सप्रेस किससे की जाती है, माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। जो पीक लेवल है ये डिपेंड करता है एडमिनिस्टर्ड डोज पे, उसके एब्जॉर्प्शन पे और उसकी एलिमिनेशन पे। फिर आता है टी मैक्स, नेक्स्ट इज टी मैक्स। टी मैक्स क्या है, मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द पीक, मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे पहुंचने के लिए जितना मैक्सिमम टाइम चाहिए उसको हम किससे करेंगे, टी मैक्स से। थर्ड इज AUC, थर्ड इज AUC, दैट इज कॉल्ड एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज ड्यू टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, द अमाउंट ऑफ ड्रग that reaches to the systemic circulation, जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन पे पहुंच गया उसको क्या बोलते हैं, दैट उस एरिया के अंडर आएगा, ठीक है। जो एक्सटेंट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी है वो कैसे डिफाइन की जाएगी, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा एक्सटेंट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी को, वो इक्वेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज F इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व ओरल, जो ओरल रूट से ड्रग दिया गया IV, एरिया अंडर कर्व IV, और D इसमें क्या लिया गया, दैट इज ओरल, ठीक है। D क्या है, डोज एडमिनिस्टर्ड, क्या है ये D, डोज एडमिनिस्टर्ड, जो कि डोज एडमिनिस्टर की गई। ये जो IV और जो ओरल दिए गए हैं दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन रूट, ठीक है। ऐसा ही अगर हमने रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी स्टडी करनी है तो इसमें टेस्ट और स्टैंडर्ड आ जाएंगे।
ठीक है। फिर आता है यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज, ये हमने प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज पढ़ी। नेक्स्ट क्या है, यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज। नेक्स्ट है यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज। ये बायोअवेलेबिलिटी को असेस करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं। ये इस प्रिंसिपल पर रिलाई करती हैं कि जो यूरिनरी एक्सक्रीशन है अनचेंज्ड ड्रग का और जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कि अगर यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग is directly proportional to the plasma drug concentration, proportional to the plasma drug concentration। ठीक है, अगर 10 से 20% भी एक्सक्रीट हुआ है यूरिन में तो भी हम उसकी बायोअवेलेबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, यूरिन सैंपल लेने होते हैं कि रेगुलर इंटरवल पे और फिर बायोलॉजिकल हाफ लाइफ देखनी होती है। जो पैरामीटर, जो मेजर पैरामीटर होते हैं वो क्या है, dxu अपॉन dt मैक्स, मैक्सिमम यूरिन एक्सक्रीशन रेट। क्या है ये, मैक्सिमम यूरिन एक्सक्रीशन रेट, मैक्सिमम यूरिन एक्सक्रीशन रेट जो कि हमने पीक से डिटरमाइन किया है। dxu upon dt max, that is rate of excretion, tu max। ठीक है, जो ये मैक्सिमम यहाँ पे ऑब्टेन किया गया है दैट इज द मैक्सिमम यूरिन एक्सक्रीशन रेट। टी मैक्स इज द टाइम फॉर मैक्सिमम एक्सक्रीशन रेट, कितने टाइम में मैक्सिमम एक्सक्रीशन हुआ, दैट इज टी मैक्स। एंड XU इज द क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ द ड्रग एक्सक्रीटेड इन यूरिन, जो कि यूरिन में है। तो बायोअवेलेबिलिटी के लिए एक इक्वेशन क्या रहेगी, FR XU SS टेस्ट, ये रिलेटिव के लिए है, D स्टैंडर्ड टाउ टेस्ट डिवाइडेड बाई XU SS स्टैंडर्ड D टेस्ट, ये भी टेस्ट के लिए है। ठीक है, XU SS इज द अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड ड्यूरिंग ए सिंगल डोजिंग, जो कि सिंगल डोजिंग अगर आपने एब्सोल्यूट देखनी है तो यहाँ पे ओरल और IV रूट आ जाएगा जहाँ पे हमने टेस्ट और स्टैंडर्ड लिखा है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्या है, एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जब फार्माकोकाइनेटिक मेथड यूज नहीं कर सकते हम इजीली मेजर करने के लिए बायोअवेलेबिलिटी को, तो एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, नॉन रिप्रोड्यूसिबल और एक्यूट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जैसे कि चेंज इन ECG और EEG रीडिंग, चेंज इन ECG एंड EEG रीडिंग्स, प्यूपिल डायमीटर एटसेट्रा,
इसको टाइम के साथ रिलेट करके देखते हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट टाइम कर्व बना के और उसका AUC देखते हैं। जो डिसएडवांटेज क्या है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन रिस्पॉन्स है वो वेरी कर सकता है और एक्यूरेट कोरिलेशन नहीं हो सकती। उसके बाद आता है थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स, दैट इज द लास्ट मेथड, थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। जो थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स है इसमें क्लिनिकल रिस्पॉन्स देखते हैं ड्रग का। क्लिनिकल रिस्पॉन्स इज मेजर्ड, ठीक है, जो कि किसी डिजीज से हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि जो बायोइक्विवेलेंस स्टडी हैं वो कंडक्ट की जाती है क्रॉसओवर डिज़ाइन से, और जो क्वांटिटेशन है वो इनएप्रोप्रिएट होता है। कोई बार क्या कई पेशेंट मोर देन वन ड्रग रिसीव करते हैं तो उनकी बायोअवेलेबिलिटी स्टडी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, क्योंकि ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपका फिनिश होता है टॉपिक द टाइप ऑफ बायोअवेलेबिलिटी एंड द मेजरमेंट ऑफ द बायोअवेलेबिलिटी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।